तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट रैंडम वेरिएबल एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो फर्स्ट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, देखिए जो लिखा गया है, रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज द रियल नंबर एक्स। ध्यान रखिएगा, रैंडम वेरिएबल एक रियल नंबर है। तो रैंडम वेरिएबल एक रियल नंबर है, सपोज एक्स, and it is connected with the various outcomes of the random experiment। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं उससे रिलेटेड हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल है, उन आउटकम्स से कॉरिस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर डिफाइन किया जाता है जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सर्टेन नहीं है। रैंडम वेरिएबल के भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। जिस चीज को हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज को फिजिकल ऑब्जर्वेबल से हम रिलेट कर सकते हैं। क्वांटम में कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल जब आप उसका मेजरमेंट करते हैं तो रिजल्ट, जो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, रिजल्ट ऑलवेज फिक्स तो नहीं है। जब आप पार्टिकल के पोजीशन का मेजरमेंट करते हैं, पार्टिकल के मोमेंटम का मेजरमेंट करते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी सारे क्या है, अनसर्टेन क्वांटिटीज, उनके अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक अनसर्टेन क्वांटिटी है जिसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम्स होंगे, उन आउटकम्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। और रैंडम वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, एंड रैंडम वेरिएबल कैन बी रिलेटेड विद फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जो आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ओके, नाउ रैंडम वेरिएबल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो फर्स्ट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है रैंडम वेरिएबल विच टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज। रैंडम वेरिएबल क्या अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है, तो उसके वैल्यूज अगर डिस्क्रीट होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज अगर पॉसिबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल, सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया, या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है। 3 कॉइन को आपने एक साथ टॉस किया तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 3 कॉइन को अगर आप एक साथ टॉस करो, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है। इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नाउ एक्स क्या डिनोट करता है, देखिए एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स। एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स। तो अब बताइए, अगर एच 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 ये आउटकम आता है तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 3। तो एक्स का वैल्यू 3। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आउटकम, इन तीनों में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2। एक्स का वैल्यू 2 होगा। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आउटकम, इसमें एक ही हेड आया है तो नंबर ऑफ हेड्स 1। एंड लास्ट वन, तीनों में टेल आया, 3 बार ही टेल आया तो एक्स इक्वल टू 0। तो ये 3-3 का जो अरेंजमेंट है ये एक सिंगल आउटकम। ये 3-3 का जो अरेंजमेंट है वो एक सिंगल आउटकम है। ऐसे कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 8 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब ये जो सिंगल आउटकम है, 3-3 के जो अरेंजमेंट्स हैं, ये सिंगल आउटकम है। इस सिंगल आउटकम में कितने हेड्स हैं उसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो जो फर्स्ट आउटकम है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू 3 है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्स का वैल्यू 2। फिफ्थ, सिक्स, सेवन एक्स का वैल्यू 1। 8 एक्स का वैल्यू 0। तो एक्स यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल है जिसके पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपको पता थोड़ी ना है जो एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा। आप सिर्फ ये बोल सकते हो ये 3 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2 3। एक्स के पॉसिबल वैल्यूज आप बता सकते हैं, लेकिन एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो टॉस करने के पहले प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल होगा नहीं।
इन चारों में से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है, रैंडम वेरिएबल, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। और इस केस में जो डिफरेंट वैल्यूज है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है या कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज है? डिस्क्रीट। 0 1 2 3, 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, वो तो अलाउड है नहीं। 0 1 2 3 ये डिस्क्रीट नंबर्स अलाउड है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है जिसके वैल्यूज डिस्क्रीट पॉसिबल है, 0 1 2 3। जैसे मैंने बोला, क्वांटम मैकेनिक्स में रैंडम वेरिएबल को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? फिजिकल ऑब्जर्वेबल से। तो कोई बता सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कोई एग्जांपल जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल, जिसके वैल्यूज डिस्क्रीट आते हैं? एनर्जी ऑफ द बाउंड स्टेट। एनर्जी। किसी भी बाउंड स्टेट में जब आप पार्टिकल का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी के वैल्यूज क्या होते हैं? डिस्क्रीट। तो एनर्जी इन ए बाउंड स्टेट, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है ना, E1 E2 E3 E4। तो एनर्जी इन बाउंड स्टेट्स, ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, E1 E2 E3 E4, और ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होगा? रैंडम वेरिएबल विच टेक्स कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, विच विल टेक कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, हाइट एंड वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास। किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स का जो हाइट एंड वेट है वो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। जैसे आप लोग क्वांटम में 1D बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, 1D बॉक्स 0 to L। तो 1D बॉक्स में पार्टिकल 0 to L के अंदर मूव करता है। अगर आपको पूछा जाए ये पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? 0 to L के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। 1D बॉक्स में पार्टिकल जो है वो 0 to L के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। 0 to L के अंदर कितने डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है? 0 to L के अंदर इनफाइनाइट। 0 to L में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है। तो पोजीशन इन बाउंड स्टेट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पोजीशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल है, और पोजीशन का वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पोजीशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो रैंडम वेरिएबल बताए गए, कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी रैंडम वेरिएबल हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच रैंडम वेरिएबल हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। अब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए, दिस डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स all possible values of random variable with their respective probabilities। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दो चीजें बताता है। क्या क्या बताता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं होता, रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल के सारे पॉसिबल वैल्यूज को बताता है कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा उन पॉसिबल वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है। जैसे अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज है, सारे इक्वल प्रोबेबल होंगे जरूरी नहीं है, सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज के बारे में पता चलता है,
और उन पॉसिबल वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज, दूसरा उन पॉसिबल वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे रैंडम वेरिएबल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑब्वियसली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के कॉरिस्पॉन्डिंग ही होगा। देखिए क्या लिखा गया है, सपोज x इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब इट कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज ओनली। x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसके डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, x1, x2, x3, x4 सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये जो है x1, x2, xn ये क्या है, पॉसिबल वैल्यूज। These are the possible values of the random variable. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्या प्रेजेंट होगा, रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज क्या है वो प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोबेबिलिटीज। देखिए क्या लिखा गया है, विथ प्रोबेबिलिटीज px1, px2 एंड सो ऑन। तो जो रैंडम वेरिएबल है उसके पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x1, x2। x1 आने का प्रोबेबिलिटी है px1, x2 आने का प्रोबेबिलिटी है px2, xn आने का प्रोबेबिलिटी है pxn। तो these are the probabilities corresponding to the different values of random variable. These are the probabilities. इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है, दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज एंड कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ये जो दो इंफॉर्मेशन है, पॉसिबल वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज, इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज देखिए नीचे लिखा गया है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ xi एंड देयर प्रोबेबिलिटीज कंस्टिट्यूट ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो x के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं विद देयर प्रोबेबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्लेस करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 1। तो ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लिखे गए थे px1, px2, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं ये 1 आना चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो जितने भी प्रोबेबिलिटीज है इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये 1 आना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। जैसे क्वांटम में आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ते हैं, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्वांटम में भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। क्वांटम में भी नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। तो क्वांटम में जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस प्रोबेबिलिटी का ही है। ऐसा नहीं है जो क्वांटम में कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में प्रेजेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज और प्रोबेबिलिटीज, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले के एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं।
अभी अब बताया गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल क्या था? एनर्जी। तो एनर्जी का कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी डिस्क्रीट ही होगा, बिकॉज एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो एनर्जी के कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या क्वांटम ही पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। देखिए, सपोज हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जिसके एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं, ये किट साई 1, किट साई 2, किट साई 3। These are energy eigenstates of some quantum mechanical system. And as you know, जो energy eigenstate होता है वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब हम किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दीज आर एनर्जी आइगेनस्टेट्स जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेंगे, तो हम किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सपोज केट साई इज एन एक्सेप्टेबल स्टेट, इसको आपने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आइगेनस्टेट, C naught, psi naught, C1, psi1 and so on. ना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, अगर आप रिलेट करते हैं रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन क्वांटम में आपने देखे होंगे, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन होता है, फिर पूछा जाता है एनर्जी का मेजरमेंट किया गया, प्रोबेबिलिटी बताइए, एवरेज एनर्जी बताइए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑन द स्टेट साइड। ठीक है, एनर्जी मेजर किया गया। अब मुझे बताइए, अगर आप एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी क्या क्या है? क्या क्या रिजल्ट आ सकता है अगर एनर्जी मेजर करेंगे? तो पार्टिकल अगर साई नॉट स्टेट में है तो एनर्जी ई नॉट, पार्टिकल अगर साई 1 स्टेट में रहेगा तो एनर्जी E1, तो ई नॉट, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। तो एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी है। पार्टिकल अगर साई नॉट स्टेट में है तो ई नॉट आएगा, साई 1 स्टेट में है तो E1 आएगा। तो इस केस में देख बताइए, ये जो है E0, E1, E2, E3, ये बेसिकली एनर्जी के पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट। तो एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है और ये पॉसिबल वैल्यूज है, तो दीज आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है? रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एनर्जी है, उसके पॉसिबल वैल्यूज हैं E0, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। ये रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज हैं। ना बताइए, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है, E0 मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है? C naught mod का स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ, अगर इन जनरल मान के चले मतलब नॉर्मली तो ये आएगा मॉड C नॉट स्क्वायर बाई समेशन मॉड CI स्क्वायर। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो 1 हो जाएगा।
E1 आने का प्रोबेबिलिटी मॉड C1 स्क्वायर बाई, नीचे वाला बेसिकली नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, समेशन मॉड CI स्क्वायर। सब बाकी भी लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी के पॉसिबल वैल्यूज है और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं, जो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। So this is the probability distribution corresponding to energy and it is a discrete probability distribution. जैसा बताया गया, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करते हैं 1 ही आएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू एनर्जी और ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। ये रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज है और ये उनके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्वांटम में भी देखते हैं, काफी कॉमन है। यहाँ से आप एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं या मीन वैल्यू, तो हम बाद में भी देखेंगे कुछ देर बाद, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है, जो क्वांटम में आप लोग यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिक्स से ही। क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये तो क्वांटम से रिलेटेड था। रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन। 2 फेयर डाइस आपने एक साथ थ्रो किए। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन। अगर आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो कितने नंबर्स आएंगे? 2। अब रैंडम वेरिएबल क्या है? देखिए, रैंडम वेरिएबल है सम ऑफ 2 नंबर्स विच टर्न ऑन। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 2 डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया। अब 2 डाइस को अगर आपने एक साथ थ्रो किया तो 2 नंबर्स आएंगे। x क्या रिप्रेजेंट करता है? उन 2 नंबर्स का सम। आप नोटिस करो, 2 नंबर्स का सम मिनिमम कितना हो सकता है? 2। दोनों में अगर 1 1 आए, दोनों डाइस में अगर 1 1 आता है तो ऐड करके कितना आएगा? 2। तो सम का मिनिमम वैल्यू होगा 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 12। दोनों में 6 आए, 6 + 6 12। तो सम ऑफ 2 नंबर्स को बोला गया x, जिसका मिनिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है और मैक्सिमम वैल्यू 12 पॉसिबल है। और इसके डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो x एक रैंडम वेरिएबल है जो सम ऑफ 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर x का मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू है 12। 2 कब होगा? जब 1 1 आएगा। 12 कब होगा? जब 6 6 आएगा। उसके बीच में इंटीजर वैल्यूज भी पॉसिबल है, 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं x के डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 अप टू 12। जो x रैंडम वेरिएबल है उसके सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ही यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। और साथ में नीचे जो लिखा गया है सेकंड रो में, ये इनके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रोबेबिलिटीज भी आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आपको बोला गया सम 7 होना चाहिए, 2 नंबर्स आए और 2 नंबर्स का सम 7 होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए सम 7 कितने पॉसिबल आउटकम्स में आ सकता है? फेवरेबल कितने हैं? 2 6 नहीं 6 1 1 6 1 6 4 3 4 3 3 4 4 5 2 2 5 टोटल 6 आउटकम, हाँ 5 सर 2 2 5, बिल्कुल सही, 5 2 2 5 4 3 3 4। तो देयर आर 6 फेवरेबल आउटकम्स जिसमें 2 नंबर्स का सम 7 आएगा। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36 36। फेवरेबल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटीज 6/36। तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी है 6/36। टोटल आउटकम्स 36 से कल ही बताया था। एक बार एक डाइस थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 स्क्वायर 36। और फेवरेबल कितने हैं? 6 6/36।
ऐसा बाकियों का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 11 है, अब बताइए 11 के कॉरिस्पॉन्डिंग कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, क्या क्या आएंगे? 6 and 5. 6, 5, 6. 6, 6, 5. 5 राइट, 6 5 5 6, 2 फेवरेबल तो 2/36। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है या फेवरेबल बाय टोटल, ये कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सम ऑफ टू नंबर्स हैं, इसके इतने सारे डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, 2 to 12, और प्रोबेबिलिटीज ये है। तो ये जो टेबल है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन corresponding to x. मतलब किस x के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। x इक्वल टू 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और सिंस यहाँ पे x के डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। और जो बताया गया था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आना चाहिए? 1, वो भी आप चेक कर सकते हो। जितने भी प्रोबेबिलिटीज है सबको ऐड कर दो, 1 आएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एक क्वांटम से रिलेटेड। दोनों में ही एक में जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एनर्जी था, इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स। सो नेक्स्ट, please try this question. कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स जो है वो सेम है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स जो है, मतलब ऐसा बहुत जगह पे यूज होता है। यहाँ लिखा है रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, और जो चार्ट है उसमें स्मॉल एक्स लिखा गया है। तो कैपिटल जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स के ही डिफरेंट वैल्यूज है। तो कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसके पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है, 0 to 7 इंटीजर वैल्यूज। तो दीज आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन में जो के है, इस के का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो अगर ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके आप के का वैल्यू पता कर सकते हैं। के बेसिकली यहाँ पर जैसे आप क्वांटम में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो, उसी टाइप का एक कांस्टेंट है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज्ड होने के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वी कैन अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हियर। तो सम ऑफ all probabilities should be equal to 1. तो सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये देखिए आएगा 10 केस
7 + 2 + 1 10k टेन square स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 plus 9k minus 1 equal to 0। 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आते हैं, ठीक है। नाउ बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो फैक्टर्स आएंगे, तो 10k स्क्वायर जो 9k है उसका आप लिख सकते हो प्लस 10k माइनस k, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो आएगा देखिए k + 1 इंटू 10k 10k माइनस, -1 दो फैक्टर्स आएंगे k + 1 इंटू 10k माइनस 1, ठीक है। तो यहां से k के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, -1 एंड 10 एंड 1/10, तो क्या दोनों करेक्ट आंसर है? नो, नहीं सर, करेक्ट आंसर होगा 1/10, -1 नहीं हो सकता। अब देखिए k का वैल्यू अगर आपने -1 ले लिया तो क्या दिक्कत होगा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। k का वैल्यू अगर आपने -1 ले लिया प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं होता, 0 और 1 के बीच में कहीं पे होता, क्या कुछ होता है। तो यहीं से पता चल रहा है, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है 2k, सपोज आपने k का वैल्यू -1 ले लिया तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो -1 नॉट पॉसिबल, तो k के पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 1/10, एक ही आंसर होगा 1/10। ओके, नाउ k का वैल्यू पता चल गया, और क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x will be greater than equal to 1 6, greater than equal to 6। अब मुझे बताइए greater than equal to 6 मतलब क्या क्या हो सकता है, 7 7k स्क्वायर 6 और 7, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया है, 6 भी हो सकता है, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 6 या 7, 8 तो नहीं है, 7 तक ही है। अब बताइए यहाँ पे और है ना, और है तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, और है तो प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, बिकॉज इनमें से कोई एक ही तो आएगा ना, जब आप मेजरमेंट करेंगे 6 आएगा या 7 आएगा, इनमें से कोई एक ही आएगा, तो 6 और 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कीजिए, ये होगा 9k स्क्वायर प्लस k, और k का वैल्यू कितना है 1/10। हाँ बताइए सर, और क्यों आएगा, मतलब क्यों आ रहा है? अगर आप x का वैल्यू मेजर करेंगे तो ये सारे वैल्यूज एक साथ आएंगे, इनमें से कोई एक ही आएगा, एक बार में एक आएगा, एक ही आएगा ना। तो जब हम बोल रहे हैं x का वैल्यू इक्वल टू 6 होगा या ग्रेटर देन 6 होगा, तो 6 या 7 में से तो एक ही आएगा ना, दोनों एक साथ कैसे आएंगे, हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये तो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे k का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, कितना आ रहा है 0.19। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। तो यहां पर भी वो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया हमने, ठीक है, और है 6 और 7, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन किया है, ये यहाँ पे अगर k का वैल्यू 1/9 और 1/10 आता, सपोज k का वैल्यू 1/9 और 1/10 आता, तो कैसे प्रोसीड करते। अब मुझे बताइए, सपोज k का वैल्यू 1/9 1/10 दोनों आते सपोज, तो k के अगर दो वैल्यूज पॉसिबल होते तो प्रोबेबिलिटी के भी दो वैल्यूज पॉसिबल होते। प्रोबेबिलिटी सिंगल वैल्यूड होता है या डबल वैल्यूड होता है, सिंगल वैल्यूड। किसी भी रीजन में जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो एक ही वैल्यू तो आता है, दो वैल्यूज थोड़ी ना आते हैं। और इसी की वजह से तो क्वांटम में भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए ना। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन अगर आपका डबल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड हो जाए तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा,
मल्टी वैल्यूड, बट प्रोबेबिलिटी मल्टी वैल्यूड तो हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पे k का एक ही अलाउड वैल्यू आएगा, बिकॉज k के अगर 2 अलाउड वैल्यूज आ गए तो प्रोबेबिलिटी के 2 वैल्यूज आ जाएंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, k का एक ही अलाउड वैल्यू आएगा, बस k के अगर 2 अलाउड वैल्यूज हो गए तो प्रोबेबिलिटी डबल वैल्यूड हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी डबल वैल्यूड होने का मतलब वेव फंक्शन भी डबल वैल्यूड हो सकता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई डाउट है इसमें? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट था, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी। तो देखिए क्या लिखा गया है, x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है which can take every value between -∞ to +∞, जिसका वैल्यू कॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है फ्रॉम -∞ टू +∞। अब एक चीज यहाँ पे बता दिया जाए, x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो है, बट इसका पॉसिबल वैल्यू किस रेंज में होगा ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। मतलब ये ऑलवेज -∞ टू +∞ होगा जरूरी नहीं है, ये तो मैंने इन जनरल मैथमेटिक्स में ये लिखा जाता है, -∞ टू +∞। अब x के पॉसिबल वैल्यूज किस रेंज में होंगे वो पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंड करेगा। जैसे 1D बॉक्स सिस्टम में पार्टिकल का पोजीशन x किस रेंज में होता है? जीरो टू एल, हाँ सर, 0 to L या 0 to A। तो 1D बॉक्स सिस्टम में पार्टिकल 0 to L के अंदर मूव करता है, तो x का वैल्यू भी 0 to L कुछ होगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, बट 0 to L के अंदर कुछ आएगा। अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टिकल का पोजीशन कहां से कहां तक हो सकता है? -∞ to +∞. -∞ to +∞, ठीक है। ऐसे अगर हम 3D में हाइड्रोजन एटम में चले जाते हैं, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल पोजीशन है r, वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to ∞. 0 to ∞। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये पॉसिबल रेंज क्या होगा वो सिस्टम डिपेंडेंट है, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ये रेंज आएगा। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इन जनरल -∞ टू +∞ लिख दिया गया है। अदरवाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल रेंज चेंज हो सकता है। 1D बॉक्स में 0 to L, हार्मोनिक ऑसिलेटर में -∞ टू +∞, हाइड्रोजन एटम में R होता है 0 to ∞। ये सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जब क्वांटम में आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में इन जनरल इंटरवल क्या चूज किया जाता है? Whole space. -∞ टू +∞, होल स्पेस। लेकिन जब आप 1D बॉक्स में उसी को प्रूफ करते हैं तो लिमिट क्या लेते हैं? 0 to L। हार्मोनिक ऑसिलेटर में -∞ टू +∞। तो इन जनरल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में लिया जाता है -∞ टू +∞। सिस्टम के अकॉर्डिंग इंटरवल चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम जनरल जो केस है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसके वैल्यूज -∞ टू +∞ कुछ हो सकता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन पढ़ा है आपने? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? Mode of fx, mode of function. इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं साई स्टार साई और मॉड साई स्क्वायर। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये मेरा क्वेश्चन था। ये कौन सा प्रोबेबिलिटी तो है, बट कौन सा प्रोबेबिलिटी? Position. Finding the particle between x and x plus dx. थोड़ा सा मिस्टेक किया आपने, x प्लस Finding dx तब आएगा जब यहाँ पे dx है। हाँ सर, Sorry. मतलब क्या है? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बट वो
प्रोबेबिलिटी particular point at x. at x. दिस इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी है ना, हाँ Yes. सर। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ एट पोजीशन x। तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल की बात करेंगे, जब पोजीशन होगा तो लेंथ होगा, तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट इंटरवल, इंटरवल का जो लेंथ है वो 1 यूनिट होना चाहिए। और ये किस पॉइंट पे इंटरवल ले रहे हैं? एट x। सर हमने यहाँ पे dx को 1 कर दिया है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, dx को 1 कर दिया है। अगर x to x प्लस dx होता तो यहाँ पे dx मल्टीप्लीकेशन में आता। तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी पर यूनिट इंटरवल एट पोजीशन x। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या आएगा जब आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? इसका यूनिट क्या आता है? L. root L, 1 by root L. 1 by root L. मैं वेव फंक्शन का नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का पूछ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इसका वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है, 1 by root L 1 वेव upon L। फंक्शन का है, वेव फंक्शन का होता है 1 upon अंडर रूट एल, इसका स्क्वायर है ना, तो 1 upon L होगा। ठीक है, और ऐसे भी सोच लो, प्रोबेबिलिटी में तो यूनिट नहीं आएगा कि नंबर होता है प्रोबेबिलिटी, पर यूनिट लेंथ का मतलब पर यूनिट लेंथ तो आना चाहिए ना, 1 upon L पर यूनिट लेंथ। प्रोबेबिलिटी होता है यूनिटलेस, कुछ नंबर होता है सिंपल, पर यूनिट इंटरवल की वजह से पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या एफएक्स बोला गया है, एफएक्स बेसिकली साई स्टार साई है। क्वांटम में इसी एफएक्स को हम बोलते हैं साई स्टार साई। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको साई के साथ मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफएक्स, इसको साई मान के कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है साई स्टार साई गिवन है, साई नहीं। साई को क्या बोला जाता है? साई को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बोलते। साई को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। एनीवन? दिस इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। तो साई रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वाला वर्ड कहां से आया? आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट के बारे में पढ़ते हैं, मैटर वेव, वेव पैकेट। अब मुझे बताइए, ये जो वेव पैकेट का जो वेरिएशन लेते हैं उसको साई बोलते हैं ना। वेव फंक्शन का जब आप प्लॉट करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या प्लॉट करते हैं? साई। किसी भी वेव पैकेट के ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग साई होता है, और ये साई जो है वो वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड होता है। तो वेव पैकेट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग साई है, और साई वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड है। अब ये जो वेव पैकेट हम पढ़ते हैं आप लोग क्वांटम में, वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वेव है। ये मैटर वेव जो पढ़ते हैं वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वेव है। उस सेंस में इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो साई वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड है, और वेव पैकेट एक प्रोबेबिलिटी वेव को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए साई को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो साई इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, साई स्टार साई इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिवन है, मतलब वो साई स्टार साई की बात कर रहा है, साई की नहीं। उसमें जहां तक ध्यान है, एक टीएफआर का क्वेश्चन था ऐसा जिसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन था, मतलब उसमें साई स्टार साई गिवन था, स्टूडेंट उसको साई मान के क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला जाए, उसका मतलब वो साई स्टार साई की बात कर रहा है। साई का मतलब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस, जिसका वैल्यू -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और इसको कब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? जब वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
दिस इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। जो x है उसका पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक है, -∞ टू +∞। तो अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x बिटवीन -∞ टू +∞, क्या आंसर होगा? 1 1। 1. तो x का वैल्यू -∞ टू +∞, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑफ इफेक्ट्स। और यही चीज आप क्वांटम में पढ़ते हैं, तो क्वांटम यूज किया जाता है, इफेक्ट्स के बदले साई स्टार साई होता है, -∞ टू +∞, एफ ऑफ एक्स के बदले साई स्टार साई, dx इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आता है। इसको आप क्वांटम में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। तो ये चीज भी प्रोबेबिलिटीज जो आप पढ़ते हैं उसी से आता है। प्रोबेबिलिटी में एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स को ही वहां पे साई स्टार साई बोला जाता है। दोनों का फिजिकल मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्या था, एक्स का वैल्यू -∞ टू +∞ के बीच में होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1 है। क्वांटम में इस कंडीशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू 1। पार्टिकल एंटायर स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं पे होगा, तो एंटायर स्पेस के अंदर पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 है। तो यहां पर भी इस 1 का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां पर भी इस 1 का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। यही चीज वेक्टर में भी आप लोग पढ़ते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते। वेक्टर में नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होने का क्या मतलब होता है, पढ़ा था कुछ दिन पहले मैट्रिसेस में। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या 1 होगा? Norm. नॉर्म मतलब उसका मैग्नीट्यूड, हाँ सर। जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा है, वैसे ही वेक्टर के केस में वेक्टर का नॉर्म मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 है। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और इसी कंडीशन को यूज करके हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। सपोज आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, पूछा जाए इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। हाँ बताइए। सर ये जो हमारा फॉर्मूला है सर, ये भी तो एक अप्रोक्सीमेशन ही है ना सर, बट तो इसको सर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं क्या हम? एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 1 ही आएगा, सारा प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो। नहीं सर, जैसे हम साई को जब प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई को सर जब प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं, तो सर ये बॉर्न का अप्रोक्सीमेशन है ना सर, कि हमें मतलब इसको किस तरीके से रिलेट करना चाहिए। तो सर उसको बाद में फिर वेरीफाई किया होगा कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी से ही रिलेट कर रहा है। बिल्कुल। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज आपने लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए, ठीक है, और उनका पोजीशन मेजर किया, तो पोजीशन अलग अलग आएंगे। अलग अलग सिस्टम में पार्टिकल के जो पोजीशन है वो अलग अलग आएंगे। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी, सपोज एक पोजीशन पे ज्यादा पार्टिकल पाए गए, मतलब उस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसी पोजीशन पे कम पार्टिकल्स पाए गए, वहां पे प्रोबेबिलिटी कम है। अब सबको अगर आप ऐड करते हैं वो 1 ही आएगा। जी सर, थैंक यू। वो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज किसी पोजीशन, आपके पास टोटल 1 लाख पार्टिकल है, जैसे आपने क्वांटम में पढ़ा होगा। ये सारे थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को तभी फॉलो करता है जब आप लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं या लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तभी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो मैच करता है। सपोज आपके पास 1 लाख सिस्टम्स है, आपने 1 लाख सिस्टम्स में पोजीशन का मेजरमेंट किया। अब उनमें से 1000 सिस्टम्स जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पाए गए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
1000 बाई 1 लाख। 1000 क्या है? फेवरेबल, और 1 लाख क्या है? टोटल। वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल मतलब उस पोजीशन पे कितने पार्टिकल्स पाए गए, टोटल मतलब टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। तो वहां पर भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे यही फेवरेबल बाई टोटल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाता है, जो हमने कल डिस्कस किया। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन हो और एक पर्टिकुलर रेंज में एक्स होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए। जैसे क्वांटम में भी आप पढ़ते हैं कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेंज में है, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका वैल्यू ए और बी के बीच में होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूलेज यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये कब यूज करेंगे? फॉर नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सेम फॉर्मूला क्वांटम में भी आप यूज करते हैं। ए टू बी इस इंटरवल में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो? साई स्टार साई का इंटीग्रेशन। यहाँ पे साई स्टार साई के बदले क्या है? एफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। अगर अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अननॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये सेम फॉर्मूला अब क्वांटम में भी पोजीशन रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। यहां पे जो इफेक्ट्स है क्वांटम में साई स्टार साई होता है। वन मोर पॉइंट, सपोज आपको पूछा गया जो एक्स है उसका वैल्यू ए टू ए प्लस डी ए इस रेंज में होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। एंड डी ए इज ए स्मॉल क्वांटिटी, डी ए इज स्मॉल। इस रेंज में एक्स मिलने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। क्वांटम में भी आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। x इक्वल्स टू a पे dA। बिल्कुल सही। क्वांटम में आप यूज करते हैं मॉड साई स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू, सॉरी ये तो एक्स ही है, मॉड साई स्क्वायर इनटू डीएक्स। यहां पर भी वही है, मॉड साई स्क्वायर के बदले क्या आएगा? एफ एक्स, और एक्स इक्वल टू ए पे। यहाँ पे एक्स के बदले क्या है? ए इंटू डी ए। तो मॉड साई स्क्वायर के बदले एफ एक्स, और यहाँ पे एक्स के बदले क्या है? ए। तो एफ एट एक्स इक्वल टू ए, और dx के बदले क्या है? डी ए दिया जाएगा। यहाँ पे मॉड लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉड क्यों लेते हैं? बिकॉज साई जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। साई जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लेना जरूरी है। बट यहाँ पे जो एफ है ये क्या वेव फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन रियल फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, ये रियल फंक्शन है। साई कॉम्प्लेक्स होता है इसीलिए मॉड साइन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, मॉड साई स्क्वायर के बदले एफ। क्लियर एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question.
बैक स्लाइड शो कर। Please try this question. क्वेश्चन में बोला गया है x एक रैंडम वेरिएबल है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन। x एक रैंडम वेरिएबल है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, fx गिवन। अब देखिए क्या बोला गया, fx इक्वल टू e टू द पावर माइनस x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड 0 अदरवाइज। तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका वैल्यू है e टू द पावर माइनस x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, और नेगेटिव x के लिए क्या है, 0 है। मतलब x के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है, 0। तो नेगेटिव वैल्यूज आने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो x के जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो x का पॉसिबल वैल्यू है वो 0 टू इंफिनिटी होगा। नेगेटिव वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0। तो पॉसिबल वैल्यूज जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 टू इंफिनिटी इसी इंटीग्रेशन इसी लिमिट में करेंगे, बिकॉज नेगेटिव में तो 0 है ही। तो क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x बिटवीन 1 एंड 2, 1 to 2 इस इंटरवल में x मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पे बोला तो नहीं गया है, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है और ये देख के बताना थोड़ा मुश्किल ही है। देख के हम बता देंगे ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। वेव फंक्शन भी आप चेक करते हैं, अगर 1D बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तब आप देख के बता सकते हैं ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, बिकॉज उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है। बट किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है देख के बताना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए जो फॉर्मेट है वो यूज कीजिए। तो 1 to 2 में हमें कैलकुलेशन करना है प्रोबेबिलिटी, तो 1 to 2 fx dx डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1 आ जाएगा, अपने आप ही आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी fx dx। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो x का वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो 1 to 2 में प्रोबेबिलिटी, तो 1 to 2 इंटीग्रेशन fx dx, नीचे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। नाउ जस्ट आप fx रिप्लेस कर दो एंड डू द कैलकुलेशन। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, fx के बदले e टू द पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाई 0 टू इंफिनिटी टू द पावर दिस। आई थिंक ये नॉर्मलाइज्ड ही है, डिनोमिनेटर 1 आएगा। यस सर, 1 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए ये फैक्टर 1 आया। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे कैलकुलेट करते हैं। Sir, is it e minus 1 by e square? 1 by e minus 1 by e square. 1 by e minus 1 by e square। Yes. और e का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं, इट इज 0.23 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। e इज 2.718, रिप्लेस कर दीजिए 0.23 अप्रोक्सीमेट। ठीक, कैलकुलेशन क्वांटम में जैसे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे जो fx है दैट इज साई स्टार साई।
आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका मतलब क्या है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मलाइज्ड में नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया गया। अब मुझे बताओ नेगेटिव वाले के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कितना? 0। तो ये कंसीडर अगर कर भी लेते हैं, इंटीग्रेशन में कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा? नो। ये तो 0 है। तो इसीलिए नेगेटिव पार्ट लेने का कोई मतलब नहीं। नेगेटिव पार्ट में प्रोबेबिलिटी 0 आएगा, इसीलिए हमने नेगेटिव पार्ट कंसीडर नहीं किया, सिर्फ 0 टू इंफिनिटी। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So next, mean of the distribution. Mean of the distribution क्या है? It is the average or expectation value of the random variable x. mean value का मतलब है average value और expectation value of the random variable. तो इसका मीन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है रैंडम वेरिएबल का आपने बहुत बार मेजरमेंट किया, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, यू हैव डन लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द रैंडम वेरिएबल। तो लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट इक्वल होंगे जरूरी थोड़ी ना है, वैसे डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो किसी रैंडम वेरिएबल के कॉरिस्पॉन्डिंग लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स किए गए, लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएंगे जो डिफरेंट आएंगे। उन डिफरेंट रिजल्ट्स का जो एवरेज वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल का लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स किया गया, जो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, उनका जो एवरेज वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बट एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑल्दो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं इतना, जो नॉर्मल आप स्टैटिस्टिक्स में एवरेज की बात करते हैं ना, जैसे अगर आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए और बोला गया उनका एवरेज कैलकुलेट करो, तो आप क्या करते हो? टोटल सम ऑफ नंबर उनको आप पहले ऐड कर देते हो और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हो, ये तो होता है ना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको कुछ नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का एवरेज कैलकुलेट करना तो क्या करते हैं? रिजल्ट को ऐड कर देंगे, फिर जितने रिजल्ट्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 to 10, 1 + 2 + 3 प्लस ऐड करते रहेंगे, डिवाइड बाई 10, एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान रखिएगा। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है नॉर्मल जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं और इस एवरेज में? यहां पे जो एवरेज है इट इज वेटेड एवरेज। वैसे हम इसको एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं, बट वो जो नॉर्मल एवरेज आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कुछ नंबर्स गिवन है उनको ऐड करो, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, एवरेज मिल जाएगा, उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको आप वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं। अब आपको लगेगा वेटेड एवरेज का क्या मतलब हुआ? वेटेड एवरेज का यह मतलब है जब आप जैसे सपोज आपको कुछ नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या बताया गया? इन सबको ऐड करते हैं और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 + 2 + ऐसे ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो बता सकता है 10 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? 10 से जो डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नॉर्मलाइज तो
ऐसे भी होगा 10 से डिवाइड, मतलब 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे The नंबर से भी total तो number कैसे? of outcomes. Total number of outcomes. Total number of favorable conditions. टोटल नंबर ऑफ Outcomes. अगर Favorable ऐसा है outcome. तो ये क्वांटिटी हम ये चीज हम क्वांटम में क्यों नहीं यूज करते, सबको ऐड करके डिवाइड कर दिए, ऐसा क्यों नहीं करते? क्वांटम में भी कैसे करते हैं हम, सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। नहीं सर, Normalize में तो हम all space लेते हैं ना, तो उस जो केस भी में all space like probability density जब find करते हैं तो we take it all over the space, मतलब minus infinity से infinity, मतलब उसमें जितने भी favorable choices हो सकते हैं, outcomes हो सकते हैं, वही ले रहे हैं। सर वेट में तो अरे मतलब अगर हम ऐसे मान के चले, आप स्पेस को छोड़ दीजिए, एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी में तो इंटीग्रेशन नहीं करते ना, नहीं करते हैं सर। अब एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपने बोला पार्टिकल का एनर्जी मेजर किया, E1 आया, E2 आया, E3 आया, आप क्या तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे? नहीं सर, नो क्या सर, करते हैं, याद है किस- लीनियर किस- कॉम्बिनेशन के लिए? जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी होती है सर उसके हिसाब से हाँ, उसको उसके लेते हैं। हिसाब से बिल्कुल। जो E1 है उसके साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होता है, Yes, E2 sir. के साथ प्रोबेबिलिटी, फिर उनको ऐड करते हैं। जिसका जितना वेटेज होगा उतना उसका कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये 10 से जो डिवाइड किया गया है ना, इसका मतलब ये है ऑल आर इक्वल प्रोबेबल। यहाँ पे सारे नंबर्स को इक्वल प्रोबेबल माना गया, इक्वल वेटेज का माना गया है। ये 1/10 जो है ना, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/10 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/10 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ये 1/10 प्रोबेबिलिटी है, ऑल आर इक्वल प्रोबेबल। तो इस तरीके से जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आप मान के चलते हैं ऑल आउटकम्स आर इक्वल प्रोबेबल, सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। और वो कितना प्रोबेबिलिटी है, 1/10। 10 नंबर्स है, ऑल आर इक्वल प्रोबेबल, तो ईच एंड एवरी नंबर का प्रोबेबिलिटी होगा 1/10। इसमें सबका वेटेज इक्वल है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया जाता है प्रोबेबिलिटी से। ये जो क्वांटिटी है बेसिकली है क्या, यह है 1 × 1/10 प्लस 2 × 1/10। इस केस में भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इस केस में सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, तो सबका वेटेज सेम है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं E1, E2, E3, सबका प्रोबेबिलिटी का इक्वल होता है? नहीं सर, नहीं होता, सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। तो ये जो नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सबको इक्वली प्रोबेबल माना जाता है, सबका वेटेज इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट रैंडम वेरिएबल के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया था ये। अब बताइए रैंडम वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबल है, 2, 3, 4, 5, 6, इन सबका प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल है? नहीं। 2 आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, 5 आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, 8 आने का प्रोबेबिलिटी अलग है। तो इस केस में जो आउटकम्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, दीज आर नॉट इक्वल प्रोबेबल, सबका वेटेज अलग अलग है। तो वहां पे वो वेटेज वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए इसको वेटेड एवरेज बोला जाता है। इसमें वेटेज वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। यहां पर भी वेटेज ऐड करते हैं, लेकिन उसको मेंशन क्यों नहीं करते, बिकॉज सबका वेटेज इक्वल है। 1/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 1/10 प्रोबेबिलिटी मतलब वेटेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग से वेटेड एवरेज नहीं बोलते हैं। यहाँ पे वेटेज बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसका कितना प्रोबेबिलिटी है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज बेसिकली ए वेटेड एवरेज, सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो प्रोबेबिलिटी का कंट्रीब्यूशन भी उसके अंदर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस सर, ठीक है। हाँ, तो सर। नॉर्मल एवरेज और इस एवरेज में क्या डिफरेंस है? यस सर। तो देखिए मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। ये सेम नोटेशन आपने क्वांटम में भी देखा होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एक्स है वो पोजीशन नहीं है, एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक्स एक
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसको म्यू भी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। आप यहाँ पे चेक करो, ये जो xi है फॉर्मूले में, ये xi बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज, x1 x2 x3, डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो दिस इज वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं x1 x2 x3। एंड साथ में जो ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया गया है वो xi के कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। ये बेसिकली वेटेज है, सबका वेटेज अलग अलग हो सकता है, सेम होगा जरूरी थोड़ी ना है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल इनटू उसका वेटेज। नॉर्मल एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल आता है, इस केस में इक्वल नहीं होगा। तो वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। और नीचे जो लिखा गया है डिनोमिनेटर में, ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, नॉर्मलाइज। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये 1 चला आएगा। तो दिस इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सेम फॉर्मूला आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं। एनीवन किसके लिए? इसी टाइप का फॉर्मूला और किस वेरिएबल के लिए यूज करते हैं क्वांटम में? एक्सपेक्टेशन जी वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, Value लीनियर calculate। कॉम्बिनेशन के लिए। लीनियर हाँ, कॉम्बिनेशन में जब आप एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देखिए समेशन, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज करेंगे बेसिकली। समेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं समेशन के बदले? इंटीग्रेशन। तो समेशन मॉड, सब ऐसे लिखते हो, मॉड CI स्क्वायर इंटू लैम्डा आई अपॉन समेशन मॉड CI स्क्वायर। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। अब देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यही फॉर्मेट है। यहाँ पे जो xi है ना, xi क्या है? रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे लैम्डा आई क्या है? एनर्जी के पॉसिबल वैल्यूज। ये लैम्डा आई को आप आइगन वैल्यू बोलते हो, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये लैम्डा आई क्या है? पॉसिबल आइगन वैल्यूज। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे EI लिख देता हूँ, E1 E2 E3 E4। तो xi है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, EI है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। और ये जो मॉड CI स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी तो होता है, मॉड C1 स्क्वायर, मॉड C2 स्क्वायर, मॉड C3 स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी तो है। तो जैसे ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है, और नीचे जो है वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। जैसे यहाँ पे समेशन ओवर ऑफ PI है, यहाँ पे समेशन ऑफ मॉड CI स्क्वायर। सेम फॉर्मूला एनर्जी एवरेज के लिए यूज किया जाता है ना। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल ना हो के कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला, समेशन के बदले इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। पोजीशन मोमेंटम। हाँ वो एक्सपेक्टेशन, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू Momentum। कैलकुलेट करने। ठीक है, जब आप पोजीशन का, एक पोजीशन मोमेंटम ये कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला कौन सा है? ये आप लोग जो किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए के लिए आप लिखते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इन वन डायमेंशन -infinity to +infinity psi star a cap psi dx, ए कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, अपॉन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये फॉर्मूला इस टाइप का है जब क्वांटम में पढ़ते हैं।
ये पोजीशन मोमेंटम का एवरेज कैलकुलेट करने के टाइम पे आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला इसी टाइप का है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो x है, x रैंडम वेरिएबल है, x के बदले ये हमें कौन सा पार्ट है, ए कैप। ए कैप एक ऑपरेटर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कॉरिस्पॉन्डिंग लिखते हैं हम, और जो fx है, fx के बदले क्या है, साई स्टार साई। स्टार साई। तो ये फॉर्मूला पोजीशन एवरेज मोमेंटम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू वेटेड एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। वेटेड एवरेज का मतलब किस वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग कितना प्रोबेबिलिटी है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे सारे वैल्यूज इक्वल प्रोबेबल नहीं होते हैं, सबका वेटेज अलग अलग होता है। आई थिंक क्लियर है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So next part, variance and standard deviation of distribution। किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये दोनों सेम क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। जस्ट दोनों को हम एक तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। मतलब रैंडम वेरिएबल के जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, उस डेविएशन का जो मेजरमेंट है उसी को हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेट करते हैं। देखिए, जो रैंडम वेरिएबल है उसके पॉसिबल वैल्यूज, अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn सपोज। ये रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज है। आपने इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट किया, जैसे पिछले स्लाइड में फॉर्मूला बताया गया उसको यूज करके कैलकुलेट किया। अब मुझे बताइए, ये मीन वैल्यू क्या इनमें से किसी एक के साथ मैच करना जरूरी है? ये मीन वैल्यू का इनके साथ मैच करना जरूरी है किसी के साथ, ये वैल्यूज के साथ? नो सर। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। ये एवरेज जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये एवरेज वैल्यू इनमें से कुछ आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसका मतलब है ये जो रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके साथ मीन वैल्यू का एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, उनके साथ एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। जो वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उस डिफरेंस का मेजरमेंट है। तो रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज x1, x2, xn मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट है, कितना डेविएट कर रहा है, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम वेरिएंस से रिलेट करते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मैंने बोला, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही इस डेविएशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का जो यूनिट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे तो फॉर्मूला लिखा गया, देखिए, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए फॉर्मूला ये है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। यहां पे भी आप नोटिस करो, ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। जो ब्रैकेट के अंदर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। ये डेविएशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजों को पॉजिटिव सेंस में लिया गया है, जो पॉजिटिव होना चाहिए इसने स्क्वायर कर दिया वो, बिकॉज ये जो मीन वैल्यू है वो इनके बीच में कहीं पे आएगा, जो मीन वैल्यू है वो इनके बीच में कहीं पे आएगा। तो कुछ वैल्यूज के लिए डेविएशन नेगेटिव आएगा, कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा। तो उनको सेम, यू कैन से सेम रेफरेंस पे लाने के लिए स्क्वायर कर दिया गया।
ये डेविएशन हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाए। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। एक्सआई क्या है, रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज, और ये क्या है, मीन वैल्यू। तो ये डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये वेरिएंस बेसिकली क्या है बता सकते हैं? बोला तो गया डेविएशन का मेजरमेंट है, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन का मीन वैल्यू, ये जो डेविएशन है ये x1 के लिए अलग आएगा, x2 के लिए अलग आएगा, x3 के लिए अलग आएगा। तो अलग अलग वैल्यूज के लिए ये डेविएशन भी अलग आएगा, और साथ में क्या मल्टीप्लाई किया गया, प्रोबेबिलिटी। तो अलग अलग वैल्यूज के लिए डेविएशन का अमाउंट अलग अलग होगा, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करने का मतलब क्या है, हम इस डेविएशन का मीन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन वैल्यू ऑफ डेविएशन। रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज के लिए अमाउंट ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा। x1 के लिए डेविएशन अलग आएगा, x2 के लिए डेविएशन अलग आएगा। उन डेविएशन का जो मीन वैल्यू है उसी को वेरिएंस बोला जाता है। दिस इज मीन वैल्यू ऑफ डेविएशन। कॉन्टिन्यूअस के लिए भी सेम ही है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या होगा, समेशन के बदले इंटीग्रेशन आएगा। यहां पर भी ये जो क्वांटिटी है ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, और वेरिएंस का मतलब डेविएशन का मीन वैल्यू। बिकॉज अलग अलग रैंडम वेरिएबल के लिए और अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग डेविएशन आएगा, उनका एवरेज लिया गया है। स्क्वायर इसलिए किया गया बिकॉज सपोज ये आप मान के, एक मैं एग्जांपल से बताता हूं स्क्वायर यहां पे क्यों किया गया। सपोज आपने ये नंबर्स लिए 1 2 3 4 5 6, अगर आपको बोला जाए ऑल आर इक्वल प्रोबेबल, इनका मीन वैल्यू बताइए, इनका मीन वैल्यू बताइए, इसका मीन वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकता है? तो आसान है, इक्वल प्रोबेबल मान के चलिए। चेक कीजिए 3.5 आएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3.5 आएगा। अब मुझे बताइए, अगर आप 1 से इसका डेविएशन कैलकुलेट करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। डेविएशन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये xi माइनस नेगेटिव 1 माइनस 3.5 नेगेटिव आएगा। 2 से अगर आप कैलकुलेट करो डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो कुछ रैंडम कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव आएगा, 5 6 के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव डेविएशन, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव डेविएशन। तो इनको सेम रेफरेंस, मतलब सेम, हम डेविएशन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, डेविएशन का मतलब है वो कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस लेना चाहते हैं, इसीलिए स्क्वायर कर दिया गया, सच दैट 1 के लिए जब कैलकुलेट करो, यहाँ पे डेविएशन तो नेगेटिव है 1 माइनस 3.5, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डिफरेंस ले रहे हैं, ये डिफरेंस जो है वो कितना पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में हम जाने की जरूरत नहीं कर रहे। अगर आपको बोला जाए 1 के साथ इसका डिफरेंस कितना है, अगर सिर्फ डिफरेंस की बात करें 1 के साथ इसका डिफरेंस कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे, 2.5, ठीक है। और 6 के साथ इसका डिफरेंस कितना है, 6 के साथ सेम है। तो 1 के साथ 3.5 का जितना डिफरेंस है, 6 के साथ भी 3.5 के उतना ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने स्क्वायर नहीं किया, सिर्फ ये क्वांटिटी कैलकुलेट किया, तो 1 माइनस 3.5 कितना आएगा, माइनस 2.5। लेकिन 6 माइनस 3.5 कितना आएगा, प्लस 2.5। लेकिन दोनों के साथ वो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इसीलिए स्क्वायर कर दिया गया। जो 1 से 3.5 का जितना डिस्टेंस है, 3.5 से 6 का उतना ही डिस्टेंस है, इसीलिए स्क्वायर कर दिया। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं आएगा यहां पर। तो इस तरीके से डेविएशन जो है वो डिफाइन किया गया।
और ये जो वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये वेरिएंस वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। दिस इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी स्क्वायर। और जिसको आप ऐसे पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, दिस वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द रैंडम वेरिएबल एक्स। ये वही अनसर्टेनिटी है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में ये जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएंस है, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी ने अभी क्वेश्चन किया है, जो अगर हमें यहाँ पे इसको पॉजिटिव ही बनाना था, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 1 माइनस 3.5 नेगेटिव होगा, 6 माइनस 3.5 पॉजिटिव होगा, तो दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर कर दिया गया। किसी ने क्वेश्चन किया मैग्नीट्यूड लेते तब भी तो काम चल जाता। बिल्कुल आपका सही है बात, जब मैग्नीट्यूड अगर लेते तब भी तो पॉजिटिव ही आ जाता, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लेते ना तो उन चीजों को आप ऐसे एक्स एवरेज और एक्स स्क्वायर एवरेज से रिलेट नहीं कर पाते। ऑलरेडी हमने मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ना करके सपोज इसका मैग्नीट्यूड ले लिया होता, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते तब भी वो चीज पॉजिटिव ही आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्वायर ना करके ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते तो वेरिएंस को आप ऐसे मीन से रिलेट नहीं कर सकते। जब हम कोई सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहे। अगर रिलेशन होता है तो हमें क्या सिस्टम एनालिसिस करने में फायदा होता है। अगर सारे पैरामीटर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में, तो एनालिसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ना करके मैग्नीट्यूड ले लेते तब भी पॉजिटिव आ जाता, लेकिन उसको आप ऐसे मीन वैल्यू से रिलेट नहीं कर पाते। और मीन वैल्यू से रिलेट करने पे फायदा क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो एनालिसिस करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए एनालिसिस करना। इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ना लेके स्क्वायर लिया गया है, सच दैट वेरिएंस को आप मीन वैल्यू से रिलेट कर पाए। तो वेरिएंस इज दिस, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होगा और कॉन्टिन्यूअस के लिए ये आएगा। डिस्क्रीट में समेशन, कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन, बट दोनों में ही वेरिएंस का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मीन वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। जो वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डेविएशन से रिलेटेड है, वेरिएंस भी डेविएशन से रिलेटेड है। दोनों में सिर्फ एक यू कैन से यूनिट का फर्क होगा, दोनों में एक यूनिट का फर्क होगा। अब मुझे बताइए, जो x है, सपोज हमने माना x का जो यूनिट है वो लेंथ है, x अगर लेंथ है तो क्या बता सकता है जो मीन वैल्यू ऑफ x आएगा उसका यूनिट क्या होगा, लेंथ होगा, मतलब डायमेंशन लेंथ का होगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ आएगा। अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करो तो क्या होगा, लेंथ स्क्वायर लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो लेंथ आ जाएगा। ये डिफरेंस है जस्ट। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में इस डायमेंशन का डिफरेंस है, एक लेंथ है एक लेंथ स्क्वायर है। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये मीन वैल्यू से डेविएशन को ही रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन का डिफरेंस है। क्लियर एवरीवन? तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बैक साइड दिखाना।
स्लाइड शो करो। स्टार्टिंग से पूरी स्लाइड कंप्लीट कर दीजिए। Just 1 minute. Just 1 minute. Thank you, sir. सर 5 से दिखा दीजिए, मेरी कनेक्टिविटी चली गई थी। सर हाँ बताइए। ये मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे, क्या हमें नहीं सर मिलेंगे? 7 इशू इसमें क्या, कौन, समझा नहीं मैं। रिकॉर्डेड लेक्चर पहले वाले मिल तो रहे ना रिकॉर्डेड लेक्चर। नहीं सर, नहीं चल रहे। आप कौन से बैच की बात कर रहे हो? 10 जनवरी वाले। मीन सर वो चल नहीं रहे हैं।
कि वो तो मैनेजमेंट से मुझे नंबर दिया होगा ना, उनसे बात कर वो लो। मैनेजमेंट वाले रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चल नहीं रहा है मतलब किसी का नहीं चल रहा है क्या? सर बीच में एक्चुअली ऐसा हुआ, पहले चल रही थी, 1 हफ्ता हो गया, अब उसमें वीडियोस रुक रही हैं बिल्कुल, मतलब चल रही है, ओपन ही नहीं हो रही है ये मसला। अब वो बोल रहे हैं कि ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है। ये ऐप जो है कुछ अपडेट का इशू तो नहीं है? सर नहीं सर। माइक्रोसॉफ्ट का 2 दिन बोले थे, उसके बाद तो दो दिन से ज्यादा ही हो गया बहुत। नहीं बोल रहा हूँ अपडेट का इशू तो नहीं है, जो अपडेट नहीं करना सर। होगा। नहीं सर, अपडेट इन्होंने किया एक बार। चलो मैं एक बार पूछूंगा, मुझे पता नहीं था, पूछूंगा मैं एक बार क्या है। ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर अभी मैंने चेक किया, ये तो चल रहा है वीडियो। ठीक है, मैंने देखा नहीं, आप लोग बताएंगे वही मुझे, मैंने पता नहीं मुझे। अभी मैं तो ऐप देखता नहीं। चेक किया तो चला है अभी। चलिए ठीक है।